हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपनों ने बात कर चुके हैं टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में, उसकी मेरिट डीमेरिट अपने देख चुके हैं। सिलेबस पे थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा। सिलेबस की बात करें तो क्लासिफिकेशन हो गया, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक साइकिल होगी अपनी। देयर रिलेटिव मेरिट और डीमेरिट, यहां तक का सिलेबस अभी तक हो चुका है। आराम से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है। थोड़ा सा कल जो इन्फॉर्मेशन आई थी अपनी वैकेंसी को लेके, मैं उससे भी अवगत करवाता हूं आपको भी आगे चल के। उससे अगला जो एक पूरे का पूरा टॉपिक आता है वो यहां तक आप मान के चलो। उसमें क्या, पेट्रोल और डीजल इंजन और देयर कंपोनेंट्स। देखो, कंस्ट्रक्शन डिटेल अपनी बात हो चुकी है, ठीक है। उसके ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं। जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है वो कर चुके हैं। वर्किंग के ऊपर आज अपने बात करेंगे। स्पेशल फीचर्स के ऊपर अपने क्या करेंगे, कल के दिन अपने इस चीज पे बात करेंगे। और रही बात उसके कंपोनेंट्स के बारे में, पेट्रोल इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उन सब के बारे में अपने कहां देखेंगे। एक तो एयर फ्यूल सिस्टम के अंदर देखेंगे, ठीक है। मैं मार्क ये लगा देता हूं। एयर और फ्यूल सिस्टम के अंदर अपने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल्स कार्बोरेटर वगैरह, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, ये सब मैं यहां पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर डिस्कस किया जाए तो इग्निशन सिस्टम और देयर इक्विपमेंट, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे जो स्पार्क प्लग वगैरह होता है उसके अंदर बैटरी, जो मतलब बैटरी से कोयल के द्वारा कैसे अपने पेट्रोल को जलाते हैं। मतलब जो पेट्रोल और डीजल इंजन का जो सिस्टम है वो सब अपने इन दोनों के अंदर पढ़ेंगे। आप घबराना मत, जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ छोड़ा है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों के अंदर आपके कंपोनेंट, जो मेन मेन कंपोनेंट्स है वो तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें पिस्टन की, सिलेंडर्स की बात करें, उसके बाद में अपने डिस्कस कर सकते हैं कनेक्टिंग रोड के बारे में, क्रैंक के बारे में, इंजन हेड, इंजन ब्लॉक, ये सब अपनी हो चुका है। अब पर्टिकुलर अपने को फोकस करना है पेट्रोल और डीजल इंजन के कंपोनेंट्स पे, वो अपने फोकस करेंगे इन दोनों पे। पहले ही आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं ताकि आप बाद में ये ना कहें कि सर आपने करवाया नहीं है। नहीं, फ्यूचर के लिए मैंने उस चीज को रख रखा है, क्योंकि वहां पर अपने पूरा रिलेट करके बढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ाने के लिए आपको स्पार्क प्लग पढ़ा सकता हूं, पर मैं यही ना बताऊं कि वो स्पार्क प्लग काम कैसे करता है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखना, सारा कुछ कंप्लीट होगा। आप ये मत सोचना नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो इग्निशन सिस्टम है वहां पर अपने डिस्कस करते हैं कि बैटरी से लेकर स्पार्क प्लग तक जो वोल्टेज है, जो बिजली है, वो कैसे पहुंचाई जाती है, वो सब अपने वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था, वो मैंने आपको दिया दे। आज अपने बात करेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। पेट्रोल एंड डीजल इंजन। देखो, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, ये टू स्ट्रोक भी हो सकता है, ये फोर स्ट्रोक भी हो सकता है। उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं टू स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं या फोर स्ट्रोक। नहीं, मैं डीजल इंजन की वर्किंग पढ़ा रहा हूं, ना मैं टू स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं ना फोर स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं। इस चीज को ध्यान में रखना। बेसिकली जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीजल और पेट्रोल इंजन में से इससे ही एमसीक्यूज बनते हैं, फोर स्ट्रोक से, टू स्ट्रोक से बहुत रेयर, मात्र 5% ऑफ एमसीक्यूज आने के चांसेस है डीजल और पेट्रोल इंजन के अंदर, ठीक है। जितने भी आएंगे वो फोर स्ट्रोक से ही आएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में लेटेस्ट फोर स्ट्रोक ही चलता है। तो इसलिए आप उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब मैं बात करूं एक एक करके, अपने इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं पेट्रोल इंजन। पेट्रोल समझना, समझते रहना, साथ के साथ समझना जरूरी है। वर्किंग है तो आज सिर्फ आपको समझना ही है। कल की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, किस चीज के बारे में अपने डिस्कस करेंगे,
इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जैसे अपने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को कंपैरिजन करके पढ़ा था, वैसे ही अपने इन दोनों को पढ़ेंगे। देखो, एक बात आप सभी को अभी मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, इस चीज को आप सभी इस चीज को जानते हो। तो खुद से ही अपने नोट्स तैयार करते रहो। मैं आपको पीडीएफ आज के दिन में पूरी की पूरी सभी जो रुकी हुई है वो सब भेज दूंगा। पेट्रोल इंजन, आप सभी को मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, पेट्रोल इंजन के अंदर मैं पहले फिर इसके बारे में एग्जांपल, एक सेकंड। पेट्रोल इंजन लेते हैं अपने, ये रहा। सबसे सिंपल डायग्राम मुझे जो इंटरनेट पे मिला मैं उसको उठा लाया। ये बायोजूस का है बेचारों का, मैं उठा लाया। मैं क्या चलो यही उठा लें, पड़ा था नेट पे, इसको काट देना चाहिए आप। सब कुछ सेम होगा, अंदर का सब कुछ सेम होता है। जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं, इंजन का स्ट्रक्चर होता है, वो सब सेम होता है। फर्क कहां आता है मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं। एक तो पेट्रोल इंजन में अपने को मिलता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मिलने से इस इंजन को एक अदर नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, ये सब बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन, दूसरा क्या कहते हैं इसको, एसआई इंजन भी कह देते हैं कई बार। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। पहली चीज, थोड़ा सा वर्किंग समझते जाना इसकी। मैं आगे चल के आपको लिखवा भी दूंगा क्योंकि ये काम करता है ऑटो साइकिल के ऊपर। ये चीज भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ये वर्क करता है ऑटो साइकिल पे, जो अपनों ने पहले पढ़ चुके हैं, जिसको अपने एक अदर नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आराम से आपको बाद में लिखवा दूंगा। इस चीज को समझते जाओ, फिर इसके बारे में अपने वर्किंग भी समझेंगे। मेन जो इसके मतलब हेडिंग्स अपने एक प्रकार से कह सकते हैं, पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे। ऑटो साइकिल को एक अदर नाम से जाना जाता है जिसको अपने कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी कहा जाता है, जिसे स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, पेट्रोल को या फ्यूल को, है ना, फ्यूल को या फ्यूल मिक्सर को आप पूरा लिख लो। रुको, इस चीज को आप लिखो, फ्यूल के मिक्सर को, फ्यूल मिक्सर को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। एक्सपेंशन जो पावर स्ट्रोक होती है, ये सब आपको पता है कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, भूलना मत। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आगे चल के अपने ये भी पढ़ेंगे कि कौन से स्ट्रोक में कितना प्रेशर होता है, सेकेंडली कितना उसके अंदर टेम्परेचर होता है, एक्सपेंशन से पहले, एक्सपेंशन के बाद में, विस्फोट से पहले, विस्फोट के बाद में। इसलिए आराम से इस चीज को समझो, आराम से बैठ के आराम से पढ़ो इस चीज को। फ्यूल के मिक्सर को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। एक चीज और बताता हूं आपको, यहां पर एक कंपोनेंट लगा होता है जिसको अपने कहते हैं कार्बोरेटर, है ना। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कहां पर, जब एयर फ्यूल सिस्टम आएगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंजन के टैंक से लेके और इंजन के सिलेंडर तक किस प्रकार से फ्यूल को पहुंचाया जाता है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर अपने पास एयर व फ्यूल का मिक्सर बनाता है ना, एयर व फ्यूल का मिक्सर तैयार करता है। इस बात को आप ध्यान में रखो कि वो एयर और फ्यूल का मिक्सर, जो इनका रेशो है, वो रेशो को ये मिलाकर एयर और फ्यूल को, उसके बाद में ये सिलेंडर के अंदर उस चीज को भेजता है और फिर वही अपना सेम स्ट्रोक चलता है। पहला कौन सा, सक्शन के अंदर अपने क्या करते हैं, सक्शन के अंदर अपने करते हैं मिक्सर, एयर और फ्यूल का, एयर एंड फ्यूल का मिक्सर सक करते हैं। सेकंड कंप्रेशन होता है जिसके अंदर अपने इसको कंप्रेस करते हैं। मैं थोड़ा साइड में लिखना चाहूंगा। थर्ड जो होता है वो अपने पास पावर स्ट्रोक होता है।
पावर स्ट्रोक के अंदर अपने स्पार्क प्लग की सहायता से फ्यूल को जलाते हैं। ध्यान में रख लेना कि स्पार्क प्लग की सहायता से फ्यूल को जलाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। और फोर्थ वन की मैं बात करूं एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट के अंदर अपने क्या करते हैं, एग्जॉस्ट के अंदर अपने जली हुई फ्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूं बेसिकली इस वक्त। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर सेम वही प्रोसेस होगा जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, वो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना। मैं उस चीज में समय नहीं बर्बाद करूंगा आपका, क्योंकि 4 स्ट्रोक से पूछा जाता है। 2 स्ट्रोक के अंदर इतना कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, तो आप वो समझ जाओगे। इस चीज को आप समझ गए होगी, इस चीज में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अपने मैं वापस से आपको सबसे पहले देखो, वहां तक आप समझ गए। मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं इस चीज को, क्योंकि लिखना जरूरी है। होता कुछ भी नहीं है, कोई हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद ही करना है इस चीज को। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल इंजन के अंदर कुछ ज्यादा हुआ है, जो जितना भी हुए वाली चीज है वो कल आएगी, आज नहीं है। आज सिर्फ समझना है, इससे इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो मैं बात करूं ऑटो साइकिल के बारे में, ठीक है। ऑटो साइकिल आप सभी ने देखी होगी, मैं फिर से बना देता हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी तो उनके लिए भी थोड़ा सा सही हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं जो जिनको लगता है कि वो सिर्फ मैकेनिकल में उनको उनको आईसी इंजन पढ़ना है, तो क्या पता ऐसे भी हो सकता है जो सीधा आईसी इंजन पे मूव हो। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तब आप वो थर्मल वाली अपनी साइकिल्स वाली क्लास में जाके देख सकते हैं, वहां पर इस चीज को इन डेप्थ पढ़ाया गया है। यहां पर अपने थोड़ा सा इस चीज का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक। हाँ देखो, पी और वी डायग्राम, ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑटो चक्कर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको अपनी क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है स्थिर आयतन चक्र। आजकल वैसे मैंने हिंदी कम कर रखी है, क्योंकि इसमें इतना हिंदी वाला कोई है ही नहीं है। आईसी इंजन को अंत्य दहन इंजन या आईसी इंजन ही कहा जाता है, ऑटो साइकिल को ऑटो साइकिल ही कहा जाता है। हिंदी वाला कुछ भी इतना नहीं है। तो प्रोसेस क्या होता है, 1 से 2 3 4 और 5, यहां पर अपने क्या करते हैं, QS और QC। अब देखो, अब इस चीज को समझना एक एक करके। अपने क्या प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले इंजन के अंदर सक्शन करते हैं, चूसन करते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस के अंदर होता है, 1 से 2 प्रोसेस के अंदर अपने पास क्या होगा, सक्शन होगा, ठीक है, चूसन होगा। इस बात को आप सभी समझ जाओगे, क्या होगा, सक्शन होगा, चूसन होगा। उससे आगे अपने क्या प्रोसेस करते हैं, उससे आगे अपने प्रोसेस करते हैं कंप्रेशन का। तो वही बात करता हूं मैं, 2 से 3 की बात करूं यदि मैं, तो 2 से 3 प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक होगा। संपीड़न होगा, कौन सा, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म संपीड़न होगा, ठीक है। एडियाबैटिक को रुद्धोष्म कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। आगे मैं बात करूं 3 से 4 के बीच में बात करता हूं मैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 हो गया। अब मैं 3 से 4 के बीच में बात करूं तो यहां पर अपने क्या करेंगे, यहां पर अपने कांस्टेंट, यहां पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई करेंगे। आई होप मेरी फोटो अभी तक बीच में नहीं आ रही होगी। स्थिर दाब हीट सप्लाई, मतलब हीट प्रदान करना, जो किसके द्वारा की जा रही थी, जो अपने अपने कर रहे थे किसके ऊपर, जो अपने कर रहे थे स्पार्क प्लग के द्वारा। यहां अपने पेट्रोल इंजन को बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ साथ के साथ बताता हुआ चलता हूं। यहां पर क्या आएगा, चूसन के वक्त एयर व फ्यूल का मिक्सचर अपने लेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना, इस चीज को भूलना मत। कंप्रेशन के अंदर सिंपल कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई के अंदर अपने किसका यूज करेंगे, यहां पर मतलब स्पार्क प्लग का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। आगे मैं बात करूं 4 से
5 नंबर प्रोसेस के अंदर वहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एक्सपेंशन होगा, कौन सा, एडियाबैटिक रुदोसम एक्सपेंशन होगा, विस्फोट होगा 4 से 5। और उसी आगे मैं बात करूं, देखो ये दोनों तो अपने एक ही प्रोसेस है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, स्पार्क प्लग कंप्रेस हो गया, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वो चीज सॉरी अपना फ्यूल का मिक्सर जब कंप्रेस हो जाएगा तो वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा। उस कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपने क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, किसके द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा, और उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी। ये दो प्रोसेस अपने एक ही स्ट्रोक के अंदर आते हैं, पावर स्ट्रोक के अंदर। और उसके बाद में मैं जाऊंगा 5 से 2, और 5 से 2 के अंदर अपने होगा एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट के अंदर अपना क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, निकासी हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, स्थिर आयतन पर। इन चीजों को ध्यान में रखना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, मैं अभी आपको वो भी चीज बता देता हूं। निम्न में से किस इंजन के अंदर स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान की जाती है, हीट सप्लाई की जाती है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है, एक अदर 2 इंजन और दे देगा कोई भी, तो अपने क्या आंसर देंगे, पेट्रोल इंजन के अंदर। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ये चीज समझा दिया। ऑटो साइकिल को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चल के एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, जो बहुत ही ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं तो खुद हुआ था पर्सनली जिस वक्त मैंने उस कंफ्यूजन को पढ़ा था। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये अपने पढ़ेंगे डीजल में, जब अभी थोड़े टाइम के बाद में, तब अपने इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले क्लियर होना जरूरी है पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में, फिर उसके बाद में अपने डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने चारों के चारों स्ट्रोक रखता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा लंबी जोड़ी आज की भी क्लास नहीं होगी, आराम से पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास के एंड को देख लेना, थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो उपेन यादव जी के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि वैकेंसी डिले होगी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। अच्छा, सबसे पहला स्ट्रोक अपना क्या था, सक्शन स्ट्रोक, है ना, सक्शन स्ट्रोक, यही था सबसे प्रथम अपना स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर फ्यूल जो होगा वो फ्यूल कैसा होगा, एयर व फ्यूल का मिक्सर होगा। मैं क्यों कह रहा हूं एयर व फ्यूल का मिक्सर अपने यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसका होता है शायद, चलो ये मैं आपको आगे चल के ही बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करते, अभी आप सिंपल चीजें समझो, क्योंकि कल की क्लास में आपको, क्योंकि मैं एक क्लास ऐसी रखना चाहता हूँ जो जहां आप आराम से पढ़ सको, और एक क्लास ऐसी हो जहां पर पूरा बर्डन आ जाए, तो वो चलता रहता है। एयर व फ्यूल का मिक्सर यूज करते हैं अपने, वही मैं बात करूं, एक बार रिलेट करता हुआ पढ़ा रहा हूं आपको। वहीं पर मैं बात करूं यदि डीजल इंजन के, तो वहां पर सिलेंडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने सक्शन करते हैं, किस चीज का, वहां पर सक्शन करते हैं अपने एयर का। दूसरा सॉरी, हाँ, यदि सक्शन स्ट्रोक के समय जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या ही लिख रहा हूं मैं, क्या ही लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक, ATMOSPHE, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा के बराबर होगा, तब तो वो होगा आइडियल सिचुएशन, तब तो वो होगी आइडियल। परंतु देखो आइडियल सिचुएशन सैद्धांतिक जिसे अपने कहते हैं, सैद्धांतिक है ना, सैद्धांतिक स्थिति जिसे अपने कहते हैं, वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में क्या होता है, जब अपने सक्शन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर अपने को प्राप्त होता है, जिसको वो सिचुएशन होती है, वो होती है एक्चुअल सिचुएशन। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। एमसीक्यूज करोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यूज मत छोड़ना, एमसीक्यूज छोड़ दिए वहां आप ये समझ लो वहां आपका खेल खत्म है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है जब इंजन को फ्यूल को सक्शन किया जाता है, सक किया जाता है, उसका चूसन किया जाता है। सेकंड में बात करूं अभी आपके सामने, सेकंड में बात करता हूं कंप्रेशन स्ट्रोक की। कंप्रेशन स्ट्रोक संपीड़क या संपीड़न स्ट्रोक के बारे में। तो यहां पर कंप्रेशन स्ट्रोक जब चालू होता है उस वक्त प्रेशर होता है 8 से, कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होता है तब जो प्रेशर होता है वो 8 से 12 बार तक का प्रेशर होता है। ठीक है, हिंदी में भी बार कहते हैं। एक बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, इसके बराबर होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। और जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक। इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और प्रेशर होता है 8 से 10 बार तक का प्रेशर इसके अंदर जनरेट होता है। तीसरे स्ट्रोक की बात करूं, आराम से समझा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आपको अगर कोई जल्दी है तो आप यार क्या ही कर सकते हो, या तो फॉरवर्ड करके देख लो इसको जल्दी जल्दी, और तो क्या स्किप तो करती हो तो और ज्यादा करो। अच्छा, पावर स्ट्रोक के अंदर बात करो। पावर स्ट्रोक के अंदर एक तो बात याद रखना, इसमें अपने यूज करते हैं स्पार्क प्लग का। ठीक है, स्पार्क प्लग का इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, स्पार्क प्लग का यूज करने का कारण है वो मैं आगे आपको डीजल के वक्त ही समझाऊंगा, वहां आप आसानी से और कुछ रिलेट करके इस चीज को समझ पाओगे। ये आगे मैं अभी आपको स्पार्क प्लग के बारे में समझाऊंगा, तब आपको मैं बता दूंगा। जो चीज पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को ध्यान में रख लेना कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 3 गुना प्रेशर अपने जनरेट होता है। ध्यान रखोगे इस बात को आप सभी लोग। जिस वक्त पावर स्ट्रोक फ्यूल को जलाया जाता है 3 गुना तो प्रेशर जनरेट होता है। यदि मानना सपोज 10 बार तक का प्रेशर था कंप्रेसर में, तो उसके 3 गुना 30 बार तक का प्रेशर। और टेम्परेचर तो आप खुद सोचो 2500 डिग्री सेल्सियस तक। यदि अपने इसमें कूलिंग सिस्टम ना लगाएं तो सिलेंडर का क्या हाल हो जाए। 2500 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। और एक लास्ट स्ट्रोक है जिसके अंदर एग्जॉस्ट होता है, जिसके अंदर आपको कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, नथिंग टू रिमाइंड, ऐसा समझ सकते हो, कुछ भी याद करने वाली चीज इसके अंदर नहीं है। जो याद करने वाली चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नोट्स डाल के लिख लो या कुछ भी डाल के लिख लो, मैं ये भी लिख देता हूं। एयर एंड फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर में जाता है। ठीक है, आगे आप बात करोगे पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। प्लग का यूज किया जाता है क्योंकि पेट्रोल का एक नाम लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान में रखना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, हाई होता है। एक सेकेंड, इस चीज को आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, हाई होता है।
सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। एक बार के लिए ध्यान रखो, आगे चल के मैं समझा दूंगा। मेरे को ये था कि आपको लिखवा दूं, पेट्रोल इंजन सॉरी डीजल इंजन आ जाने दो, तब अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की है। अभी आपको समझा देता हूं, अगला डीजल इंजन ही है। इतनी बात आप समझ गए होगे, सॉरी इतनी बात आप समझ गए होगे, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आगे चलता हूं, आगे अपने बात करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग समझो, फिर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो सबसे जरूरी चीज है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा डीजल इंजन के बारे में। किसके बारे में? डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन के बारे में यहीं पे मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, उसके बाद में फिर अपने आगे डिस्कस। डीजल इंजन ये रहा, मेरे को जैसी जो फोटो मिली मैं वो उठा के ले आया। रुक जाओ, डीजल इंजन, ठीक है। देखो वही इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये सब आपको पता है। यहां पर एक नाम अलग दिख रहा है, वो नाम है फ्यूल इंजेक्टर। ध्यान रखना, डीजल इंजन के अंदर अपने स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते, अपने यूज करते हैं फ्यूल इंजेक्टर का। जैसे अपने आप सबसे आसान एग्जांपल देता हूं, सबसे आसान एग्जांपल, जो सिरिंज, जो इंजेक्शन होता है, जो अपने लगाया जाता है, जब डॉक्टर पीछे लगाता है, हाथ पे लगाता है, आप समझ लो वही लगा होता है। कुछ भी मत याद करना, क्योंकि मैं आगे चल के आपको जब अपने एयर फ्यूल सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको एयर सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस मटेरियल का क्या वर्किंग होती है। एक बार के लिए आप ये समझो कि एक इंजेक्टर होता है, किस प्रकार से, जैसे अपने वो सिरिंज डालते हैं ना, तो उस प्रकार उसको दबा दिया जाता है एकदम, तो वो फुहारे की तरह दवाई को फेंकता है। वही काम होता है फ्यूल इंजेक्टर का। क्या मीडियम होता है वो मैं बताऊंगा, सिलेंडर के अंदर क्या आता है वो भी बताऊंगा। इस चीज को समझ गए। आगे मैं बात करूं, इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो चीज आती है, मतलब जो मीडियम आता है, जो चार्ज आता है, वो होता है एयर। अपने यूज करते हैं एयर। एयर यूज करने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा, कि आप कहोगे सर ऐसा क्यों है कि अपने वहां तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कर रहे हैं और डीजल इंजन में सिर्फ एयर कर रहे हैं, ये क्या कारण होगा कि अपने एयर को ही कंप्रेस कर रहे हैं? यहां पर देखोगे कंप्रेशन के दौरान सिर्फ अपने एयर को ही कंप्रेस कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एकमात्र है, वो क्या है? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, SIT है ना। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो इसका होता है वो लो होता है। मैं समझाता हूं आपको, अभी समझाता हूं, अगला पॉइंट पे, अगले पेज पे आपको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ही समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। क्योंकि एयर को कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इस इंजन को कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या CI इंजन भी इसे कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, SI इंजन और CI इंजन में कंफ्यूज मत होना। कार्य ये करता है डीजल साइकिल पे, ठीक है, डीजल साइकिल पे। मीडियम आपको बता दिया कि एयर का ही सक्शन होता है। और डीजल इंजन अपना किस पे कार्य करता है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है डीजल साइकिल को। उसके बारे में आगे डिस्कस करता हूं। अब एक चीज समझो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, उस चीज को समझो। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कितना टाइम हो गया सर आप इसके बारे में बोल रहे हो? अभी समझाता हूं। देखो, मैंने बात की दो चीजों के बारे में, मैंने बात की, आराम से समझना। एक मैंने बात की पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और एक मैंने बात की डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। पेट्रोल का क्या कहा मैंने? हाई होता है या उच्च होता है, या अपने इसको एरो से डिनोट कर सकते हैं। और इसका लो होता है निम्न या कम, इसको कह सकते हैं, या एरो से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले समझो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। किसी भी
ईंधन का या फ्यूल का, वह टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट हो जाए, जिस पर फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, वो होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मैं बात करूं वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर का भाप बनना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, वह टेम्परेचर जिस पर फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, वह टेम्परेचर क्या होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब मैं बताता हूं इंजेक्टर और स्पार्क प्लग का यूज करने का रीजन। देखो, इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है। मतलब यदि डीजल को अपने ज्यादा कंप्रेस कर देंगे, उसका टेम्परेचर अगर अपने बढ़ा देंगे हल्का सा भी, ठीक है, क्योंकि वो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो अपने आप जल जाएगा क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन, मतलब सपोज करो, देखो मेरे पास अभी डाटा नहीं है, मैं इसको कल बता दूंगा अगर मेरे को मिला, वैसे ये मेरे को मिला नहीं कहीं भी, मैं अभी आपको फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस की डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ध्यान में रखना, मैं कोई डाटा नहीं दे रहा हूं आपको। और पेट्रोल का मैं मानता हूं, पेट्रोल का अपने हाई कह रहे हैं, तो पेट्रोल का मैं मान लेता हूं कि 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसका होता है। क्या मेरे पास लिख रखा है? तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मेरे पास नहीं है अभी, हाँ कोई बात नहीं। दो टेम्परेचर अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए कि भाई मैं कहता हूं कि डीजल का 200, समझना बहुत कंफ्यूज होते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपने समझा नहीं तो। मैं कहता हूं कि इसका 500 डिग्री सेल्सियस का 200। अब मैं क्या करूंगा, अब आप खुद बताओ मुझे इन दोनों में से जलाने के लिए किसको हीट या किसको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा जलाने के लिए। तो आप कहोगे सर इस चीज को जलाने के लिए ना अपने को ज्यादा वर्क देना पड़ेगा, ठीक है, अपने को 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए तब जाके पेट्रोल जलेगा। पर वहीं अपने बात करें यदि डीजल की, फॉर एग्जांपल इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, जल जाएगा। इसीलिए अपने क्या करते हैं कि सिर्फ एयर को लेते हैं, एयर को क्या किया अपनों ने, कंप्रेस किया या उसका संपीड़न किया, संपीड़न करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो उस टेम्परेचर तक बढ़ जाता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक वो हो जाता है, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस तक वो हो जाता है लगभग मैं आपको बताता हूं कंप्रेशन के बाद में। और उसके बाद में प्रॉपर डाटा नहीं है मेरे पास, वो लिखा हुआ है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में क्या कहते हैं, डीजल को स्प्रे कर देते हैं, वो जल जाता है, कारण उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है। अपने मानने की उसका अगर 200 ही है तो नॉर्मल सी बात है, जब वो 600 डिग्री वाले सेल्सियस वाली चीज पे पड़ेगा तो वो जल ही जाएगा, क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है, 200 ही है। वहीं अपने बात करें पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अपनों ने इसमें 300 ही पड़ा था, तो वो कंप्रेशन के बाद की बात थी। सपोज 500 डिग्री है, अपनों ने क्या किया, जब अपनों ने बात की थी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान 300 डिग्री सेल्सियस, अब अपने 200 डिग्री कहां से दे, उस चीज को करने के लिए ही अपने यूज करते हैं स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग क्या करता है, इस फ्यूल को जलाने के लिए वोल्टेज या बिजली देता है, जिससे ये फ्यूल जल जाता है, हीट उत्पन्न होती है और उससे अपना पावर अपने को प्राप्त हो जाती है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ये होता है। अब आप समझ गए होंगे, यदि फिर भी नहीं समझ आया आज के दिन कमेंट कर देना, कल भी इसकी क्लास है, कल मैं फिर से समझा दूंगा, कंफ्यूज मत रहना। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए अपने एयर को सक्शन करते हैं और डीजल को स्प्रे करते हैं। वहीं पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए अपने क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा में अपने को कुछ वर्क देना पड़ेगा स्पार्क प्लग के द्वारा, तभी वो फ्यूल जाके जलेगा, अन्यथा वो जलेगा ही नहीं। आप उसको कंप्रेस कर दोगे वो जलेगा ही नहीं। अच्छा, आप सोचोगे कि अपने इंजेक्टर की जगह इसको एयर
और फ्यूल को मिक्स कर दें तो तब क्या होगा, मैं आपको वो भी एक कंडीशन बता देता हूं। जैसे अपने पेट्रोल को मिक्स किया अपनों ने, वैसे ही अपने क्या करें, डीजल और एयर को मिक्स कर देंगे, बिजली सॉरी बिजली क्या बात कर रहा हूं, सॉरी पावर अपने पास बनेगी। पर उससे होगा क्या, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आएगी कि कंप्रेस होने से पहले ही फ्यूल जल जाएगा। समझ रहे हो आप बात, कंप्रेस होने से पहले ही फ्यूल जल जाएगा और आधी पावर जनरेट होगी, अपने वेस्टेज ऑफ डीजल होगा, फ्यूल की वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी क्योंकि प्रॉपरली फ्यूल भी नहीं जल पाएगा। इसलिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आप समझ गए होंगे, अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। फटाफट अपने बात करते हैं डीजल इंजन के डीजल साइकिल के बारे में, जिसे अपने क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं। स्थिर दाब, आखिरी में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप रुकना चाहोगे तो रुक जाना। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है ना, ये देखो वही पी और वी डायग्राम बनाता हूं, फटाफट समझा दूंगा इसमें, मैं अभी आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये ऐसे थोड़ा सा मेरे दिमाग से मैं मैं बता कह रहा हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना प्रोसेस होते हैं। इन डेप्थ आपको मैंने समझाया हुआ है, मैं इसको 0 1 2 3 4 मानता हूं, ठीक है। 0 से 1 प्रोसेस होगा, 0 से 1 क्या होगा, सक्शन होगा, इस बात को आप सभी ध्यान में रखोगे। 1 से 2 की बात करूं, 1 से 2 कंप्रेशन होगा। कौन सा कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक रुद्धोष्म संपीड़न होगा। 2 से 3 अपने क्या करेंगे, 2 से 3 अपने क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई किस पे, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। यहां पर किसके द्वारा, तो इंजेक्टर का यूज करते हैं, अपने ध्यान में रख लेना। सक्शन के वक्त एयर को अपने सक करते हैं। 3 से 4 एक्सपेंशन होगा, कौन सा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, इस बात को ध्यान में रखना। 4 से 1 अपने पास क्या होगा, 4 से 1 वही हीट रिजेक्शन होगा। किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस बात को आप सभी देख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इस बात को मैंने समझा भी दिया आपको। डीजल इंजन किस पे कार्य करता है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे या डीजल साइकिल पे क्या कहा जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है, या सीआई इंजन भी उसको कहा जाता है। एक एसआई एक सीआई, वो पुलिस वाली पूरी फीलिंग लेते हैं ये दोनों जने। अभी अपने एक एक स्ट्रोक की बात करें, सबसे पहले अपने बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। फ्यूल के तौर पे या मीडियम क्या होता है इसके अंदर, मीडियम अपने यूज करते हैं इसके अंदर एयर का, ठीक है। एयर को अपने क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, इस बात को मैं आपके पहले भी समझा चुका हूं। सेकंड बात करूं मैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर अपने डिस्कस करेंगे प्रेशर प्रूसर के बारे में। प्रेशर प्रूसर 3 से 5 बार तक का प्रेशर होता है और 600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अपने को प्राप्त हो जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे दोनों चीजों को। तीसरा मैं बात करूंगा पावर स्ट्रोक के बारे में। पावर स्ट्रोक के अंदर अपने डिस्कस करें यदि टेम्परेचर की, तो वो ही 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अपने को प्राप्त होता है। और चौथा जो अपना है, फोर्थ है, वो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसके अंदर अपना कुछ भी इतना याद करने वाली चीज नहीं है। आगे चलूं, नोट डाल के लिख लेना 2-3 बातें। नोट, क्या फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है, इंजेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। डीजल का सेल्फ इग्निशन
टेम्परेचर कम होता है, सॉरी, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। एक सेकेंड, हाँ हेलो, आवाज आ रही होगी, सॉरी, वो पापा आ गए थे, उनको बाइक की चाबी चाहिए थी और मेरे पास थी वो। तो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, वही अपने डिस्कस कर रहे थे। और इसमें अपने पास फ्यूल इंजेक्टर और सिलेंडर में एयर का सक्शन किया जाता है। इस बात को आप नोट लगा के ध्यान में रख लेना। यहां अपना एक बार के लिए अपने यहीं आज की क्लास अपने स्टॉप करेंगे। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, मैं उस चीज को आपके सामने रखता हूं। कुछ 2 ट्वीट है उपेंद्र यादव जी के द्वारा किए गए थे, मैं उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को लगता है आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ब्लैक पेन लें या रेड ले लेते हैं, चलो। उपेंद्र यादव जी ने 2 दिन में कुछ ट्वीट किए थे। यहां आप 10 अगस्त देख पा रहे हो, अगर यहां पर 25 अगस्त मतलब परसों के दिन का ये ट्वीट है, और ये क्या है 10 दिन पहले का। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की फाइल सीएमओ में है, वहां से अनुमोदन होने के बाद राज्यपाल महोदय जी के अनुमोदन से अनुमोदन होगी। ठीक है, 10 तारीख को उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद क्रमिक विभाग से नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होगी, और उसके बाद संशोधित अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में जाएगी। इस प्रक्रिया में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। अभी क्या था, उन्होंने 5-7 दिन का, या देखो अब इंडिया है तो प्रोसेस स्लो है, इस बात का सभी को पता है। तो उस चीज को गैप लग गया 15 डेज, ठीक है, 2 हफ्ते लग गए। अब वो बच्चों के क्या है, अभी उन्होंने कह दिया 6-7 दिन में, अभी वो डिमोटिवेट हो गया। आप सभी आप डिमोटिवेट हो गए, आपको ये लगा कि यार पता नहीं उन्हें 5-7 दिन में, क्या पता आपको ट्वीट भी ना पता हो, आपको लगे कुछ प्रोसेस में नहीं। ऐसी बात नहीं है, अपनी वैकेंसी अंडर प्रोसेस है। कल उन्होंने एक फिर ट्वीट किया, देखो वो डेली ट्वीट कर रहे हैं कि ताकि अपना हौसला रहे। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती नियम संशोधन की फाइल पर राज्यपाल महोदय जी का अनुमोदन बाकी है। फिर उन्होंने सेम ट्वीट किया, पूरी संभावना है कि कल राज्यपाल महोदय जी से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्रमिक विभाग द्वारा नियम संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आने वाले वीक में भर्ती का अभ्यर्थना बोर्ड पहुंच जाएगी। मतलब 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम और दिया, मैं मानता हूं 15 दिन इस चीज को भी लग जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास ये मत सोचो कि कुछ भी अंडर प्रोसेस नहीं है। यदि डीओपी ने फाइल निकाल दी है तो उसके बाद में वो फाइल राज्यपाल जी के पास बची हुई है, तो वो उस चीज को साइन होते सर उसके बाद में बोर्ड के पास चली जाएगी। बोर्ड 1 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी निकाल देगा। उसके बाद फिर बहाना भी नहीं रहना, उसके बाद अपने भी पूछ सकते हैं कि सर अब तो बताओ हमें क्या प्रॉब्लम। पहले तो वो ये चीज कहते हैं कि अभी आपकी वैकेंसी डीओपी के पास है, वो संशोधन करके देंगे। अब संशोधन राज्यपाल जी का साइन रह गए हैं, उनके साइन होते सार अपने को वैकेंसी देखने के लिए जल्दी मिल जाएगी। अंडर प्रोसेस है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। घबराओ मत कि पता नहीं कब वैकेंसी, तैयारी रखो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हो सकता है कई बच्चे अभी जुड़े हो, मैं किसी भी बच्चों को किसी प्रकार से गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं। इस चीज को इरेज करते हैं, मैं पहले ही सभी को कह रहा हूं, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर पे डिपेंड मत रहना। आप सोचो कि आपके सामने अगर कोई और ऑप्शन है, आप उस चीज पर भी जा सकते हो। कभी फ्यूचर में आपको ये पछतावा ना हो कि यार ये क्या होगा, कभी एक्सपीरियंस मांग रहे हमारे पास है नहीं और हमारा समय खराब हो गया।
अंधेरे में नहीं रखूंगा मैं किसी भी प्रकार से आपको उस चीज को, आप उस चीज के बारे में आप सभी मुझे जानते भी हो अच्छे से। मैं जो भी कहता हूं आपको फैक्ट के साथ सभी चीजें बता देता हूं। तो आज की क्लास अपने यही खत्म करते हैं। करंट्स के बारे में आपको डिस्कस कर दूं, ओलंपिक्स वगैरह ध्यान में रख लेना आप। उसके बाद में ये अफगानिस्तान वाला थोड़े केसेस है, उस चीज को भी ध्यान में रखना। मंत्रिमंडल में जो चेंज हुए हैं उस चीज को ध्यान में रखना। बाकी जो संस्था है अलग अलग अपने पूरे वर्ल्ड की, उस चीज को भी ध्यान में रखना। उनके केंद्र कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उन सबको आप ध्यान में रखो। जो स्टैटिक जीके है जो अपने से पूछी जाती है, उन चीजों का आप थोड़ा ध्यान। आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आप जा सकते हो, आप मेरी तरफ से फ्री। जो रुक के बातें सुनते हैं वो बंदे सुने। आज मैंने क्या हुआ, आज मैंने पहली बार जीके का पेपर उठाया 2013 का। ये जो बच्चे कहते हैं ना सर मेरिट कम जाती है, मेरिट कम जाती है, नहीं, मेरिट कम जाने का रीजन सिर्फ एकमात्र था, एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने एनालाइज किया है उस चीज को, नहीं किया, क्योंकि वो अभी के लिए काम का नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी 120 क्वेश्चन आए थे पूरे, ठीक है। मैं इसको सिर्फ दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक जीके में और एक जनरल साइंस में। आप यकीन नहीं मानोगे, 55 क्वेश्चन आए हैं अकेले किसके, 55 क्वेश्चन है जनरल साइंस की। और सिलेबस कितना था, सिर्फ इतना, बहुत कम सिलेबस था, फिर भी 55 क्वेश्चन आए हैं। अब आप खुद सोचो 2013 में जो पास आउट बच्चे उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि जनरल साइंस जो है वो बंदा क्या सोचता है। अब अपने हैं, अपनी सिचुएशन लेके चले तो अपने क्या सोचते हैं यार, जनरल साइंस में क्या है, ये बायोलॉजी दे दी, थोड़ी सी फिजिक्स, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री 3 ही चैप्टर है। नहीं, चलो मैं मानता हूं उस समय एग्जाम कराने का तरीका सब कुछ बहुत अलग होता था, पर फिर भी हर एक कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार रखें। और उसमें से 10 क्वेश्चन उस समय आए हैं, 10 क्वेश्चन उस समय आए हैं कला संस्कृति से, कला व संस्कृति, कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन आए हैं। अब आप मेरे को पक्का पता है बहुत सारे बच्चे अभी इस टॉपिक को नहीं देख रहे होंगे, जिनकी पहले तैयारी है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका नॉन टेक अच्छा है, वो सिर्फ टेक्निकल पे फोकस है। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि ये कला संस्कृति, उन्होंने बताऊं क्या क्या दे रखा है उन्होंने सिलेबस में, राजस्थान की कला व संस्कृति, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने दे रखा है। राजस्थान की कला व संस्कृति एक टॉपिक दे दिया। अपने क्या सोच, अरे यार क्या ही आएगा, 2-3 प्रश्न पूछ ले, नहीं नहीं साहब नहीं, 10 प्रश्न पूछे गए हैं उस चीज से। और मैंने एनालाइज किया जीके वगैरह, जो मैंने बेसिकली अभी मैं जियोग्राफी पे हूं, तो मैं जियोग्राफी को देख रहा था थोड़ा सा। देखो मैं हमेशा आपको मार्गदर्शन देता रहता हूं, मुझे जो चीज मेरे लिए मुश्किल लगती है, मुझे लगता है वो आपके लिए मुश्किल होगी। एक टॉपिक है भौतिक दशाएं, मेरे पास यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, मैंने दीवार पे चिपका रखा है, तो इसलिए मैं वहां देखता रहता हूं। भौतिक दशाएं, ध्यान रखना, ये भौतिक दशाओं में आपके भौतिक प्रदेश भी आएंगे, पूछे गए हैं पिछली बार। भौतिक प्रदेश में कौन कौन से टॉपिक, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। वैसे बेसिकली क्या होता है, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय समूह, पर मैं आपको पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद में पठार हो गए, पठार के बाद में तटीय क्षेत्र हो गया, और उसके बाद में द्वीप हो गए, है ना। तो इनको भी याद करना है, ध्यान में रख लेना। हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, उस चीज को गौर रखना आप। प्रश्न पूछे गए थे जियोग्राफी में, अच्छे लेवल के थे, ठीक है।
यदि आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तभी आप उन प्रश्नों को कर सकते हो। 2013 की बातें हैं, अभी 2021 चल रहा है, 2022 आ जाएगी अपना पेपर होते होते। 9 साल का गैप, आप समझ पा रहे हो 9 साल में के अंदर कितना कुछ चेंज होता है। एग्जाम करवाने वाला बोर्ड भी चेंज हो चुका है। और याद रखना, राजस्थान चयन बोर्ड अपने आप में मुश्किल नॉन टेक्निकल के लिए जाना जाता है। वो बहुत हार्ड देता है नॉन टेक्निकल, जो कई कई क्या बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। यदि वो कंडीशन अपने पास अपने सामने है, उस कंडीशन के लिए यदि अपने आप को आप तैयार कर रहे हो ना, तो आप पक्का इस वैकेंसी को क्लियर करोगे। ध्यान रखना, भौतिक प्रदेश, हाँ, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक। तो 2 प्रश्न आए थे पिछली बार। मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, एक तो ये आया था, और दूसरा आया था निम्न में से किस राजा ने कौन से सिक्के, मतलब संकेतिक सिक्के, कुछ ऐसा करके प्रश्न था, तो वो भी पूछा गया था। तो 2 या 3 प्रश्न अपने को इसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। 1857 की क्रांति से राजस्थान वाले में से, तो हाँ, राजस्थान में उस समय भी एक प्रश्न प्रचलित था और इस समय भी एक प्रश्न प्रचलित है। प्रजामंडल का कौन सा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपके लिए चाहे होमवर्क समझ लो। मुझे सभी के सभी जो डेडिकेटली इस चीज में पढ़ रहे हैं, इस चीज को अच्छे से उनका मतलब मकसद है, वो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि उनकी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ये JN में भी प्रश्न पूछा गया था, ये 2013 में भी प्रश्न पूछा गया था। आप खुद सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति में से अपने पास एक तो प्रश्न आया था, नसीराबाद में क्रांति कब स्टार्ट हुई? मेहराब खां और जयदयाल, हाँ, 2 प्रश्न थे 1857 की क्रांति के। कौन से थे? एक तो नसीराबाद, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं 2013 के पेपर का। नसीराबाद में क्रांति कहां से चालू हुई? और जयदयाल, कुछ ऐसा, जयदयाल और मेहराब खां किस क्रांति से या किस जगह की क्रांति से संबंधित थे? तो वो कोटा से थे। और नसीराबाद की क्रांति कब हुई थी? 28 मई को स्टार्ट हुई थी, और राजस्थान में भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसको मतलब विद्रोह किया गया था नसीराबाद में। किसान व जनजातीय आंदोलन की बात करूं तो इसमें संप सभा के बारे में पूछा गया था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा मुझे अभी भी याद है। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गोविंद गिरी जी के द्वारा की गई थी संप सभा की स्थापना। इसके अंदर एक आया था प्रश्न, मीना समाज संस्था, कुछ ऐसा उनकी संस्था थी। अभी मैंने वहां तक पहुंचा नहीं हूं, जनजाति तक। किसान आंदोलन मैंने कर लिए। तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी पे बहुत सारे प्रश्न आए थे। नेता जो थे राष्ट्रीय आंदोलन उस पे आए थे। एक राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी? इस चीज के बारे में भी पूछा गया था। रामकिशन परमहंस जी के बारे में, उनके शिष्य थे। कौन थे? तो आप सभी जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य थे, परम शिष्य थे उनके। तो उन्होंने ही रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। आगे मैं बात करूं, इंडियन पॉलिटी बहुत इजी आई थी, बहुत ज्यादा इजी। एक प्रश्न मैंने सब कर रखा है, मैंने सब कुछ किया हुआ, मुझे एक प्रश्न नहीं आया कि अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जाती है तो किस मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते अपने। मैंने ये चीज पढ़ी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे आया भी नहीं, मुझे उस चीज का दुख नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार मैंने पढ़े नहीं है। 352 पढ़ा था पर इन डेप्थ नहीं पढ़ा। अब मेरे पास अपने आप को कमी महसूस हुई तो मैं इस चीज को पढ़ूंगा।
बाकी कला संस्कृति के बारे में मैं आपको डिस्कस करूं, बहुत लंबी क्लास होगी ना। अरे यार बहुत लंबी क्लास होगी, कोई बात नहीं, जो चलेंगे वो चलेंगे। कला संस्कृति में सब कुछ पूछा गया था, 10% 10 के 10 अलग टॉपिक से आए थे। फिजिक्स आपको बता दिया है। आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है लाइक कमेंट और शेयर कर देना। ज्यादा लंबी क्लास ले गया आज मैं, इतना नहीं होना चाहिए आप मेरे को, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ये होता है कि मुझे जो पता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपने टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ वगैरह सब वहां मिल जाएगी। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।